आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कनाडा में जो फॉरेनर हैं या नॉन रेजिडेंट है वो किस तरह प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहला तो अपने को ये देखना है कि फॉरेनर और नॉन रेजिडेंट्स में क्या फ़र्क है। फॉरेनर और नॉन रेजिडेंट एक ही चीज़ है। नॉन रेजिडेंट से मतलब जो लोग नहीं रह रहे इधर, बाज़ जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट परमिट पर हैं, जो लोग वर्क परमिट पर हैं, वो भी नॉन रेसिडेंट्स कहलाते हैं जब तक इनके पास यहाँ का परमानेंट रेसिडेंस कार्ड नहीं होता है। तो नॉन रेसिडेंट्स का मतलब ये कि स्टूडेंट जो हैं वो भी बाय कर सकते हैं प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे वर्क परमिट पे हैं वो भी बाय कर सकते हैं, जो यहाँ पे नहीं है और कहीं बाहर कंट्री में है वो भी बाय कर सकते हैं। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये फॉरेनर और नॉन रेसिडेंट्स दोनों यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। तो इसका आंसर है यस। से इसके दूसरा सवाल आता है कि हमें कितनी पैसा चाहिए या रुपये चाहिए, या ये कितने डॉलर चाहिए। रुपये तो नहीं चाहिए, यहाँ पे डॉलर चाहिए। कितने चाहिए जो हम यहाँ पे हम कोई घर ले सकें या कॉन्डो ले सकें। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है मिनिमम, यानी कम से कम जो लोग फॉरेनर हैं उनको 35% डाउन पेमेंट चाहिए, मिनिमम 30%, और 2 से 4% क्लोजिंग कॉस्ट चाहिए। मतलब ये जब, क्योंकि लॉयर की फ़ीस होगी, इंस्पेक्टर आपका घर इंस्पेक्ट करके फिर आपको बोलेगा कि ये घर ठीक है आप ले लो। तो मेक श्योर करना कि 35% आपके पास इन्वेस्टमेंट हो मिनिमम, और बाकी 65% आपको बैंक फाइनेंस करेगी। वो आपके कंट्री के, अपने कंट्री के डॉक्यूमेंट देखेगी कि आपकी जॉब है, आपका वहाँ पे बैंक अकाउंट है, वो स्टेटमेंट वगैरह चेक करके आपको बोलेगी 65% मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे कहते हैं NRST यानी नॉन रेसिडेंस स्पेकुलेशन टैक्स। ये सिर्फ ओंटारियो और वैंकूवर में कुछ एरियाज़ हैं जिसको लोग गोल्डन हॉर्सशू एरिया कहते हैं, उनको 15% ज़्यादा देना पड़ता है कोई प्रॉपर्टी लेते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ रूल भी हैं कि अगर आपने ये दिया है टैक्स आपने स्पेकुलेशन 15% टैक्स एक्स्ट्रा दिया है, तो वो आपको 4 साल में, अगर आप रेसिडेंस बन जाते हो यहाँ के, तो वो आपको वापस मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर आप स्टूडेंट हो और 2 साल के लिए यहाँ पे स्टडी परमिट पे आते हो तो वो भी आपको वापस मिल जाएंगे 15%। यहाँ आपने 1 साल का वर्क परमिट है वो भी आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ रेसिडेंट्स के लिए है, कमर्शियल वालों के लिए नहीं है। यानी कोई प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी लेते हैं अपन, या 6 से ज़्यादा कॉन्डोज हैं जो अपन रेंट पे दिया है, तो उसके ऊपर ये नहीं है, 15% है। और ये सिर्फ ओंटारियो और वैंकूवर में गोल्डन हॉर्सशू एरियाज में है। एक और सवाल आता है कि हमें टैक्स कितना देना पड़ेगा। तो टैक्स की जहाँ तक बात आती है तो यहाँ पे 25% टैक्स देना पड़ता है आपकी नेट इनकम का। नेट इनकम के बराबर में सारा खर्चा निकाल के जो आपका टैक्स होता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, एक शर्त है कि आपको हर साल एक फॉर्म भरना पड़ता है जो कहलाता है NR6 फॉर्म, जो हर साल के शुरू में भरना पड़ता है अपने को। वो तो इसमें क्या है कि आप अपना यानी जो मॉर्गेज पे इंटरेस्ट पे करते हो वो भी आप लेस कर सकते हो खर्चे में, एक्सपेंस में। तो और इसको अपने को हर साल रिटर्न फाइल करना पड़ता है टैक्स का कि हमें इतनी इनकम हुई और हमारा इतना खर्चा आया, और जो बाकी इनकम होती है उस पर आपको 25% देना पड़ता है। सपोज करो, मिसाल की बात है कि आप 3,000 रुपये इनकम हुई तो आपको 750 रुपये आपको मतलब देना पड़ेगा साल के आखिर में टैक्स। अभी ये कि जब आप कोई चीज़ यहाँ लेते हो प्रॉपर्टी, तो पहले तो जब आप लेते हो तो उसके लिए आपको बैंक अकाउंट ज़रूर खुलवाना पड़ता है, वो कम से कम 1 महीना पहले। तो बैंक अकाउंट जब खुलवाते हैं तो उस जब इन 30 डेज, बैंक अकाउंट तो जब भी खुलवा लो, लेकिन 30 डेज से कंपलसरी है कि आप
जो आपका आप घर की क्लोजिंग होती है उससे पहले खुला तो ये रकम 35% रकम और आपका जो है क्लोजिंग कॉस्ट आपके अकाउंट में होने चाहिए इतने पैसे, ताकि बैंक को श्योर हो कि आपके पास इतने पैसे हैं, बाकी पैसे बैंक आपको देगी 65% ऑफ योर मनी, चाहे वो 4 लाख का घर हो चाहे 1 लाख का हो, जितने का भी हो। तो मेक श्योर करना कि आप 30 डेज के पहले अकाउंट खुलाएं और आपका होना ज़रूरी है। आप चाहे विजिट वीज़ा पे आते हो या कैसे भी आते हो, लेकिन आप इधर होंगे तो लॉयर आपके सामने सारे क्लोजिंग आपके नाम डॉक्यूमेंट करेगा, आपके नाम लैंड ट्रांसफ़र करेगा, घर ट्रांसफ़र करेगा और सब चीज़ आपके सामने करेगा। तो ये भी ज़रूरी है। और एक कोई मुझसे पूछे कि आप इमिग्रेशन में कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, तो नहीं, अभी तक तो कोई कनाडा का कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इमिग्रेशन में कोई फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे आप कोई लेते हो घर, 4 लाख का घर लेते हो या 3 लाख का लेते हो, तो कोई ये पूछेगा कि भाई मैं अपने मुल्क में रह रहा हूँ, यहाँ कौन मेरे घर की को देखभाल करेगा या रखवाली करेगा, कल क्या होगा तो मुझे पता नहीं। तो इसके लिए क्या यहाँ पे है कनाडा में ये फैसिलिटी, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनियाँ होती हैं जो आपसे मोस्टली रेंट का 10% चार्ज करती हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी होती है कि आप उनसे रेंटर से रेंट कलेक्ट करना और आपके बैंक अकाउंट में डालना। अगर कोई काम निकल आया तो वो काम भी करवा देती हैं, उसके कुछ अपनी मैनेजमेंट फ़ीस चार्ज करती होंगी। और सुनिए, तो आपको ये घबराने की बात नहीं है कि मैं यहाँ नहीं हूँ तो पता नहीं कौन देखभाल करेगा। दूसरा ये कि यहाँ पे जो मोस्टली जब अपन घर रेंट पे देते हैं तो मोस्टली जो रेंट वाला होता है वही अपने प्रॉपर्टी टैक्स और नहीं माफ़ करना, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं, वो यूटिलिटीज़ के बिल पे करता है। लैंडलॉर्ड जो होता है ना, मालिक जो होता है वो लैंड प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है। वो मोस्टली हर महीने तो आपकी जो बैंक आपके अकाउंट से खुद ही निकाल लेगी, जो जिस बैंक से आपने मॉर्गेज लिया है। और दूसरा इंश्योरेंस होती है घर का कि कभी घर में आग वाग लग गई या खुदा न खासा कोई बड़ा वाटर का डैमेज हो गया, बेसमेंट वगैरह में पानी आ गया या बारिश हो गई या फ्लडिंग आ गई, तो उसका जो नुकसान होता है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने को इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो अपन सेफ होते हैं। तो मेक श्योर करें जब भी आप कोई डिसीजन लें इन्वेस्टमेंट करने का, रेंटल प्रॉपर्टी या जो भी हो, तो आप किसी लॉयर और अकाउंटेंट से ज़रूर मशवरा करें, वो आपको सही मशवरा देगा कि आपको क्या करना चाहिए। और बाकी ये कि मेरा नाम रहीम अब्दुल है और मैं एडमिंटन एल्बर्टा कनाडा के अंदर रियल्टर हूँ। और अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में आपको कोई भी बात पूछनी हो तो मैं आपको ज़रूर मशवरा दे सकता हूँ। मेरा नंबर है 780-709-2703। थैंक यू।